नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। तो वार्षिक राशिफल में राशियों के क्रम में हम बात करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि वालों के लिए साल की शुरुआत लाभ के साथ हो रही है। विशेष रूप से 2 महीने जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने धन लाभ को देने वाले, कहीं ना कहीं कार्यों में सफलता दिलाने वाले। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए प्रमोशन लेकर आ रहे हैं। खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों को लाभ की स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ में कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना पूरी बनी हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। तो शुरुआत जो है साल की बड़ी अच्छी रहने वाली है। अब 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव पहुंच जाएंगे
मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। तब से शुरू होता है मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती का पहला ढैया। अब साढ़े साती का पहला ढैया है और जैसा कि सर्वविदित है, मेष राशि में शनिदेव अपने निम्नतम स्तर पर होते हैं, मतलब कि नीच राशि के माने जाते हैं। अब साढ़े साती मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले शनिदेव होंगे। व्यर्थ की यात्राएं, जिन यात्राओं से कोई लाभ ना प्राप्त हो सके, व्यर्थ के झंझट, तनाव, वाणी का खराब हो जाना, अपनी वाणी के द्वारा परिवार में, रिश्तेदारी में आपका व्यवहार बिगड़ जाना, या अगर आप किसी ऐसे काम के अंदर हैं जहां वाणी का बहुत उपयोग होता है, मतलब आपका कैरियर अगर ऐसा है जो आपकी वाणी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ कुछ न कुछ नुकसान की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, इस दौरान आपके शत्रु जरूर शांत रहेंगे, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस आदि आप पर चल रहा है पहले से, तो उसमें आपकी विजय होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कार्य क्षेत्र में समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही है। उच्च अधिकारी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी भूल करते हैं तो सस्पेंशन तक की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। इस समय पे खर्च आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, कर्ज बढ़ने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इस यहाँ पर एक बात का बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी हम साढ़े साती की बात करते हैं तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जन्मकालिक शनिदेव किस स्थिति में है आपकी कुंडली में। अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और संभव हो तो देखिए कि कुंडली के अंदर चंद्रदेव और शनिदेव का क्या संबंध बना हुआ है। अगर किसी भी तरीके से या तो चंद्रदेव शनिदेव एक साथ में हैं, या किसी भी तरीके से इनके बीच में अगर दृष्टि संबंध बन रहा है, तो एक बात निश्चित जानिए कि ऐसे लोगों को ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। अब वो लोग जिनकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, मतलब कहीं से भी शनिदेव और चंद्रमा का कोई संबंध नहीं बन रहा है अगर कुंडली के अंदर, तो उनको थोड़ा सा कम प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, गोचर काल में आपकी दशा क्या चल रही है, दशा महादशा किसकी चल रही है। अगर शनि देव की ही दशा चल रही है इस दौरान, तब तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो राशि के जो स्वामी है मंगल, वो शनिदेव के मित्र नहीं कहे जाते, वो शत्रु ही माने जाते हैं। इसीलिए उनकी राशि मेष के अंदर शनिदेव अपने निम्नतम स्थिति पर होते हैं। तो मेष राशि वालों को सावधान हो जाना है। देखिए, कभी भी साढ़े साती में ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से संकट ही देने वाली है। ये बहुत कुछ आपके पूर्व कर्मों पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि असल में साढ़े साती तो आपके कर्मों का हिसाब ही है एक तरह से। तो पहले के समय में अगर आपने कोई उल्टे सीधे काम किए हुए हैं, अच्छे समय में कोई नेगेटिव चीज़ की हुई है, कोई बेईमानी की हुई है, शराब या मांस का सेवन अगर आप करते हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना है। क्योंकि अगर इस तरह की आदतें आपकी है, या शराब, मांस या व्यभिचार, इस तरह की आदतें अगर आपकी बनी हुई है, तब तो आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि शनिदेव जब दंड देने पर आते हैं किसी भी नकारात्मक बात का, तो कई बार पूरे के पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं। अब अगर हम देखें कि यहाँ बैठकर शनिदेव की 3 दृष्टियाँ कहाँ कहाँ रहेगी, तो सबसे पहली दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर, जो कि वाणी का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, और कहीं ना कहीं संचित धन या पैतृक संपदा का भी भाव है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि सबसे पहले तो आपकी वाणी खराब करेगी, आपको मुख से संबंधित रोग हो सकता है। कई बार लोगों को माउथ कैंसर का भी सामना करना पड़ता है इस दौरान। तो इस तरह की कोई भी आदत अगर आप में लगी हुई है, जैसे तंबाकू आदि का सेवन आप करते हैं, सिगरेट आदि का सेवन करते हैं, तो मुंह या गले से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। दूसरी बात क्या है, कुटुंब में कलह, अगर वहाँ पर कोई स्थिति पहले से विवादास्पद बनी हुई है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आदि के बंटवारे में कोई समस्या पहले से चली आ रही है, तो उस विवाद के गंभीर रूप से बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। बहुत सावधानी से आपको बात करनी है। दूसरी बात, अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहाँ वाणी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई तरह के बिजनेस काम होते हैं ऐसे, जैसे आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे बिजनेस में है जहाँ आपकी बोली से चीज़ें मैटर करती है,
आपका कैरियर अगर आपकी बोली से मैटर करता है तो वहाँ पर आपको समस्या बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। संचित धन का नाश होना। अब संचित धन का नाश होने की जहाँ तक बात है तो वो बात ऐसे है कि या तो स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आ जाए या घर में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे कि वो धन जो आपने बचा के रखा हुआ था कुछ विपरीत परिस्थितियों के लिए या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो धन आपका खर्च हो जाए। इस समय पे घर का गोल्ड, सोना जो होता है, क्योंकि शनिदेव जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गोल्ड से करते हैं, तो गोल्ड के घर से खत्म हो जाने की संभावना यहाँ पर बनती हुई है। कोई भी कार्य आप बड़ा सोच समझ के करिएगा। अब यहाँ से शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी 6ठे भाव पर, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है। तो रोग का तो मैंने आपको बता दिया कि रोगों से आपको सावधान ही रहना है। ये भाव शत्रुओं का भाव भी है। अब शनिदेव की दृष्टि क्योंकि विच्छेदात्मक है, कहर ढा देती है शनिदेव की दृष्टि, तो शत्रु आपके जरूर शांत रहेंगे। शत्रु इस समय पे आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं शत्रुओं पर आप थोड़े हावी रहेंगे। कोर्ट केस आदि अगर आप पे कोई पहले से चल रहा है तो उसमें राहत मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ऋण, अब ऋण की बात यहाँ पर ऐसा है, शनिदेव की दृष्टि वैसे तो ऋण इतनी आसानी से मिलने नहीं देती, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कोई भी ऋण बड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय पे आपने जो भी ऋण लिया वो चुकाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से आप चुका नहीं पाएंगे और उस उलझन में आपके काम बिगड़ते चले जाएंगे। तो ऋण जरा सावधानी से लें। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होती है वो होती है 10वीं। तो ये 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तो आपके भाग्य भाव पर जा रही है। अब भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि, इसका मतलब ये है कि भाग्य का सहयोग बहुत कम मिलने वाला है। कोई भी ऐसा कार्य जो भाग्य भरोसे होने वाला है उस कार्य में सावधानी रखिएगा। भाई बहनों के साथ में विवाद वाली स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, ऐसा काम करने वाले लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं उनको कुछ लाभ की संभावना यहाँ दिखती है। स्थान परिवर्तन की भी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन शायद ये स्थान परिवर्तन आपके लिए मन माफिक ना हो। हालांकि 7.5 में जब स्थान परिवर्तन होता है तो भविष्य में वो लाभदायक होता है, लेकिन जिस समय ये परिवर्तन होता है उस समय पे इतना लाभदायक नहीं होता। लेकिन इस वर्ष में क्योंकि आपके लिए एक शुभ सूचना भी है कि जहाँ 7.5 इतने भयंकर विकराल रूप में आ रही है, वहीं देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सहयोग करने आ रहे हैं 14 मई से। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति जो राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में पहुंचेंगे, तो वो अपनी दृष्टि बनाएंगे भाग्य भाव पर जो उन्हीं का घर है, वहीं पर उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु रहेगी। अब देखिए, आपके भाग्य भाव पर ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी और एक तरफ से शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो जो समय है 12-13 महीने का, देवगुरु बृहस्पति जब तक ट्रांजिट कर रहे हैं 14 मई 2025 से, कहीं ना कहीं इस क्राइसिस या कहें इस काल में जो कि बहुत ही टेंशन देने वाला है, कहीं ना कहीं एक ठंडी हवा के झोंके के जैसा देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट इस दौरान रहेगा, जो कि आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां हैं। तो सबसे पहली 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तो वो जाएगी दाम्पत्य सुख पर। दाम्पत्य सुख में निश्चित रूप से यहाँ पर वृद्धि करने वाले रहेंगे। भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी, अमृतमय दृष्टि रहेगी। इसीलिए शनिदेव की दृष्टि के बावजूद कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको 14 मई के बाद में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंतिम दृष्टि जो रहेगी देवगुरु बृहस्पति की, वो आपकी निजी आय के स्थान पर रहेगी। तो आय में इस समय पे निरंतरता आपके बनी रहेगी। साल के मध्य में जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे, उस दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, या प्रॉपर्टी से संबंधित काम आप नहीं भी कर रहे हैं और आप इंतज़ार में हैं इस बात के कि आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो समय लाभदायक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ वार्षिक राशिफल की बात कर रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति ये स्थान छोड़ेंगे 13 महीने बाद, उस के बाद में 7.5 का प्रबल प्रभाव आप पर हावी होगा। कुछ सावधानियां इस दौरान आपको रखनी है। एक तो जितना हो सके कोशिश करिए काला और गहरा नीला रंग अवॉइड करिए, इस रंग के कपड़ों को पहनने से थोड़ा सा दूर रहिए। दूसरी चीज़, टूटे फूटे चप्पल जूते बिल्कुल मत पहनिए। कार्य क्षेत्र आपका जो भी है, चाहे आप खुद का काम करते हो या नौकरी पेशा हो, तो अपने अधीनस्थों के साथ में मृदु व्यवहार करिए, उसी से आपको लाभ की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ
मांस, मदिरा और व्यभिचार से अपने आप को पूर्ण रूप से दूर करिए। हनुमान जी की सेवा करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप रविवार को छोड़ के बाकी 6 दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज़ाना करिए। आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। समय थोड़ा कठिन है, तनाव देने वाला है, 7.5 का पहला ढैया है। कोई भी काम, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ा काम बहुत सोच समझ कर करिए और उससे पहले एक बार अपना कुंडली विश्लेषण ज़रूर करवाइए, क्योंकि उसमें शनिदेव की स्थिति कैसी है इस बात पर ही निर्भर करेगा कि आपका यह 7.5 का समय कैसा जाने वाला है।